आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हिस्ट्री सब्जेक्ट के तीसरे कड़ी में आज मौर्य साम्राज्य है। इसके पहले कड़ी में ला चुकी हूँ जिसमें दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तृत अध्ययन किए हैं और इसमें अशोक तथा संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिस सेट लाऊंगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होगा और साथ ही साथ मौर्योत्तर का ले स्टार्ट करूँगी। अब यह सीरीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। अगर आप नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य में सेकंड देखते हैं बिंदुसार है। बिंदुसार का जो काल अवधि है देखिए 298 BC से 273 BC। ये जो है ना, ये जरूर याद कर लीजिएगा कि बिंदुसार का काल ये है। ठीक है, ये किन के उत्तराधिकारी हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार है। बिंदुसार जिनमें बिंदु लगा हो, बिंदुसार यानी कि मौर्य साम्राज्य के शासक है। एक है बिंबिसार। बिंदुसार में क्वेश्चन जो आते हैं ना तो कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, अन्य नाम देख लेते हैं बिंदुसार का। तो इनका नाम जो है वो अमित्रघात है, जिनको शत्रु विनाशक भी कहते हैं। वायु पुराण जो मौर्यकाल से संबंधित है और वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है, मद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो जिनसेन कहा गया है, जिनसेन। ओके, मगध की गद्दी पर कब बैठे? तो 298 ईस्वी पूर्व। ओके, 298 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट देखिए, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि स्ट्रैबो के अनुसार, ये यूनानी लेखक हैं, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के राजदरबार में भेजा। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये डायमेकस किनके राजदूत थे? तो ठीक है, सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम के। और किनके दरबार में आया? तो बिंदुसार के दरबार में आया। एंटियोकस प्रथम जो सीरिया के शासक थे उनसे 3 चीज़ें मांगी गई थी: सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक। ओके, पर दार्शनिक ये जो है सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा दे दिया गया था, किंतु एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक को नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि यूनानी कानून में दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जाता है जैसे। और बिंदुसार जो हैं, बिंदुसार का रिलेशन जो था वो अन्य विदेशी शासकों से काफ़ी अच्छा था। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सीरिया जो शासक हैं उनसे रिलेशन अच्छा था। फिर मिस्र के शासक जो यहाँ पे टॉलमी हैं, फिलाडेल्फस, उनके साथ अच्छा रिलेशन था। इसी वजह से फिलाडेल्फस जो है डायनोशियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजे। तो आप ये देखिए कि बिंदुसार के दरबार में 2 राजदूत आए। एक हैं कौन? तो डायमेकस है और दूसरा कौन है? डायनोशियस। तो ये देख लीजिएगा कि डायमेकस को किसने भेजा और डायनोशियस को किसने भेजा। और यहाँ पे देख लीजिए कि बिंदुसार के दरबार में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे और जो पहला विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम गए थे, इनके बड़े भाई गए थे। और जब विद्रोह शांत नहीं हुआ तक्षशिला में, तक्षशिला देखिए, तक्षशिला, ओके, तक्षशिला मान लीजिए यहाँ पे है तक्षशिला। तो यहाँ पे जब विद्रोह हुआ था, मगध यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे विद्रोह को दबाने के लिए पहले में सुसीम को भेजा गया और यहाँ पे जब विद्रोह शांत नहीं हुआ तो अशोक को भेजा गया। ओके, ये क्वेश्चन आता है कि इनके दरबार में आजीवक संप्रदाय के एक ज्योतिष रहते थे। इनका नाम क्या था? पिंगलवस। तो क्वेश्चन आएगा कि पिंगलवस किनके राज दरबार में थे? तो बिंदुसार के राज दरबार में। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा कि देखिए कि क्वेश्चन कैसे आता है। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस से भारतीय शासक ने 3 चीज़ें मांगी। तो क्या ये सही है? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायनोशियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। क्या ये कौन सा सही है? बताइए। तो इसमें से कोई भी नहीं सही है, आप देख लीजिएगा। ओके, मैं यहाँ पे ये बताएं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो दिखाना चाहती थी। नेक्स्ट देखिए, अब है अशोक महान सम्राट। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि अशोक कौन थे? तो इनके जो पिता थे, बिंदुसार थे। इनकी माता थी सुभद्रांगी। ओके, इनका जो विवाह हुआ था, विवाह तो बहुत सारे महिलाओं के साथ हुआ था, पर एक जो है देवी,
जिनका इतिहास में उनके एक पुत्र हैं महेंद्र और दूसरा है संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा इतिहास में इनका नाम है। और देवी जो थी ये विदेशिया की श्रेष्ठी की पुत्री थी जिनके साथ विवाह हुआ था, और इनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा थे जो श्रीलंका में गए थे बौद्ध धर्म की यात्रा करने या बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए थे। अब यहाँ पे ये देखना है कि जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ और कब हुआ ये देखना है। तो राज्याभिषेक जो हुआ वो 269 ईसा पूर्व में हुआ, और अशोक जो था जब राज्याभिषेक हुआ तो कहाँ का राज्यपाल था, तो वो उज्जैन का राज्यपाल था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि उज्जैन कहाँ का राज्यपाल था, तो उज्जैन का था। अब लेखों में समानतः कौन सा नाम प्रचलित था, तो देवनाम प्रिय, ठीक है, और जो जिसका मतलब होता है देवों का प्यारा, देवता का प्यारा होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विभिन्न मत उभर कर आते हैं कि इन्होंने सत्ता प्राप्त की तो किस तरीके से। तो जैन श्रुति में कहा गया है, जैन ग्रंथों अनुश्रुतियों में, कि अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया अपने पिता के विरुद्ध। सिहली अनुश्रुति मतलब जो श्रीलंका के हैं ग्रंथ हैं, उसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। महाबोधि तथा तारानाथ जो लेखक हैं, जिन्होंने कहा है कि सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक भाइयों का वध करके साम्राज्य प्राप्त किया। ओके, अब यहाँ पे ये देखना है कि आप आमतौर पर देखते हैं कि अशोक का नाम देव नाम प्रिय है, पर अशोक का नाम अशोक किस लघु शिलालेख में है, तो ये है गुर्जर में है, नाटूर में है, उद्गोलन में, ये तीनों जो है वो कर्नाटक में है, और एक जो है मास्की में है, मास्की जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक पड़ता है, तो ये चारों में पड़ता है, आप ये याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए कि भैया अशोक का नाम निम्नलिखित में से किस शिलालेख में आता है, तो यहाँ पे मास्की हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे यह है कि राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा, तो बुद्ध शाक्य कहा, अपने आप को स्वयं को क्या कहा, तो बुद्ध शाक्य कहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बुद्ध शाक्य से संबंधित है तो मास्की के लघु शिलालेख में। कलिंग युद्ध जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक युद्ध जो अशोक ने लड़ा है और बहुत ही भीषण तरीके से लड़ाई हुई थी, जिसमें 1 लाख लोग मरे थे। ओके, 1.5 लाख लोग घायल हुए थे, और बहुत सारे डाटा हैं। ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया। ओके, और वहाँ का राजा कौन था, ये क्वेश्चन बनता है कि जब कलिंग पे अशोक ने आक्रमण किया तो वहाँ का राजा नंद राजा थे, और वहाँ की जो राजधानी थी वो तोसली थी। ओके, तोसली थी। और वर्तमान जो जैसे कि कलिंग कहाँ पे है, कलिंग कहाँ पर है, ये देखिए कलिंग जो है ठीक है, ये यहाँ पे कलिंग है। ओके, ये कलिंग है, ये पाटलिपुत्रा है, ये पटना मान लीजिए। ठीक है, ये पटना है और ये कलिंग है, और यहाँ से युद्ध हुआ था। ठीक है, 261 BC में। तो 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन है, मतलब 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, और इस युद्ध में नरसंहार से विचलित होने के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया। ठीक है, और धर्म की नीति को अपनाया। कारण क्या था कि कलिंग युद्ध पे क्यों आक्रमण किया, तो सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि मगध जो था वो बगल में था, इस वजह से। दक्षिण से संबंध स्थापित करने के लिए, फिर व्यापार में वृद्धि के लिए, क्योंकि कलिंग जो था वो समुद्र के किनारे था, इसलिए व्यापार में वृद्धि हो, और हाथी के लिए, कलिंग का जो हाथी था बहुत ही फेमस था, इस वजह से भी ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों ने माना है कि हाथी के लिए भी एक कारण हो सकता है कि कलिंग का जो हाथी था बहुत फेमस था, तो इस वजह से भी, तो कारण देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये अशोक का जो है वो साम्राज्य विस्तार देख लीजिए। तो अशोक का साम्राज्य विस्तार अफगानिस्तान था उत्तर पश्चिम, फिर काठियावाड़ था, साउथ में कर्नाटक मैसूर तक था, और बंगाल की खाड़ी तक था। ठीक है, और कलिंग की राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक का अधिकार
कश्मीर पर भी था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं था, ये खासियत है। और दूसरा क्या था कि कलिंग पर भी अधिकार हो गया, कलिंग पर भी अधिकार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं था। अशोक ने अशोकेश्वर नामक मंदिर बनाया, और अशोकेश्वर नामक कैसे पता चलता है, तो कलहन ने रास्तरंगिणी लिखा, और रास्तरंगिणी जो बुक है उसी में कहा कि अशोक ने अशोकेश्वर नामक मंदिर बनाया। कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना, तो क्वेश्चन ये आएगा श्रीनगर की स्थापना किसने की, तो अशोक ने की। नेपाल में देवपत्तन नामक नगर की स्थापना की, तो 2 नगर की स्थापना की, एक श्रीनगर में और एक देवपत्तन में। ओके, यहाँ पे अशोक की धार्मिक नीति थोड़ा देख लेते हैं। अशोक की जो धार्मिक नीति है, प्रारंभ में वो ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। रास्तरंगिणी में लिखा है, यह क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि रास्तरंगिणी किन का लेखक है, मतलब वो कौन लेखे हैं, तो कलहन ने लिखा है। और किसके बारे में वर्णन है, तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक की धार्मिक नीति में कहा गया है कि ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। किससे पता चलता है, तो रास्तरंगिणी से, और वो शिव का भक्त था, इसीलिए ये शिव का भक्त था। और शासन के चौथे वर्ष में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा का निर्माण किया। ठीक है, और नागार्जुन पहाड़ी में 3 गुफा का निर्माण दशरथ ने किया, जो अशोक के पौत्र थे। और ये जो बराबर पहाड़ी की जो गुफा है का नाम क्या क्या है, तो लोमश ऋषि गुफा है, कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। ओके, तो ये गुफा याद कर लीजिएगा कि 4 गुफा है। किसने बनाया, तो अशोक ने बनाया। किन के लिए बनाया है, किसके लिए, तो अशोक, ये आजीविकों के लिए। कहाँ बनाया, तो बराबर की पहाड़ी। और ये बराबर की पहाड़ी कहाँ है, तो बिहार में, गया जिला। ओके, नेक्स्ट देखिए, अशोक के शासनकाल है ना। अशोक के शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की अशोक ने किया। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया। ठीक है, लुम्बिनी में जाकर क्या किया कि कर मुक्त घोषित कर दिया। ऐसे तो 1/6 लिया जाता था भूमि कर का, यहाँ पे 1/8 लेने लगा। ओके, अब यहाँ पे ये देखिए कि अशोक ने यात्रा प्रारंभ की, धार्मिक यात्रा प्रारंभ की। जैसे सबसे पहले बोध, ये सीरीज है, आप याद कर लीजिएगा। ओके, ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर टफ क्वेश्चन बनाना हो तो ये सीरीज से ही बनेगा। इजी क्वेश्चन तो सब बना लेते हैं, पर टफ क्वेश्चन ये बनता है। ओके, तो पहले बोध गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ और लास्ट में श्रावस्ती। तो बोध गया फर्स्ट है, लास्ट है श्रावस्ती। तो याद कर लीजिएगा सीरीज वाइज। अशोक ने बौद्ध ग्रहण करने के उपरांत आखेट और बिहार की यात्राएं रोक दी, शिकार करना रोक दिया, धम्म की यात्रा प्रारंभ कर दी। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पवित्र स्थल की यात्रा और पूजा प्रारंभ कर दी। देख ही रहे हैं कि बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। ओके, अशोक ने विदेशों और दूरस्थ क्षेत्रों में धम्म प्रचार हेतु धर्म प्रचारक को भेजा। ओके, जिसमें इनके पुत्र और पुत्री भी थी जो श्रीलंका गए। महेंद्र पुत्र थे, संघमित्रा उनकी पुत्री थी। फिर महारचित हैं जो यवन देश गए, मंजिम हिमालयवर्ती देश, फिर महादेव मैसूर गए, सोना उतरा स्वर्ण भूमि, मंझांतिक जो है वो कश्मीर और गंधार गए। ओके, अशोक का धम्म देखिए। अशोक का धम्म, अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, ये कोई धर्म नहीं था, ठीक है, नैतिक उत्थान के लिए। किसके नैतिक उत्थान के लिए, तो प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। धम्म जो है संस्कृत भाषा में, ठीक है, धर्म का संस्कृत में धम्म होता है। ओके, धम्म की परिभाषा किससे लिया गया है, तो राहुलोवाद सुत से लिया गया है, राहुलोवाद सुत से लिया गया है। दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने परिभाषा दिया है, और वो परिभाषा जो है वो पाली भाषा में है। क्वेश्चन ये करता है कीचु धम्मे, कीचु धम्मे, धम्म क्या है। यहाँ पे 7वें अभिलेख में उसने परिभाषा दिया है कि अपाशिनो बहु कयाने दया दाने सोचे साचवे माधवे साधवे च, अर्थात इसके जो गुण हैं, साधुता करना, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, कल्याण, दया आदि। ओके, और यहाँ पे ये देखिए कि अशोक ने जब
बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, उसके बाद अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए क्या क्या किया, क्या कर सकता है। जैसे कि मैं अगर कोई धर्म को स्थापित करना चाहती हूँ या प्रजा के नैतिक कल्याण के लिए तो क्या क्या कर सकती हूँ। तो उसने क्या किया, तो सबसे पहले धर्म के प्रचार के लिए क्या किया उसने, तो रज्जुकों की नियुक्ति की, ये अधिकारी होते थे। प्रादेशिक की नियुक्ति की, युक्तों की नियुक्ति की। ओके, तो 3 अधिकारी होते थे जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते थे, जिससे कि लोग जो जान सके धर्म के कि धर्म क्या है। ओके, यहाँ पे धर्म क्या है आपको बता दिए कि साधुता है, मित्रता है, पवित्रता है, सत्यवादिता है, कर्म करना है, दया दान करना है, ये सब है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुसंधान किसे कहते हैं, ये नया क्वेश्चन आपके लिए होगा। अनुसंधान किसे कहते हैं, तो प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों में भ्रमण करना और जनता को धर्मोपदेश देना अभिलेखों में अनुसंधान कहा गया है। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए कि अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए कहाँ कहाँ गया। ये देखिए, ये जो है सीरिया से अच्छे संबंध थे, ठीक है, मिस्र से अच्छे संबंध थे, ग्रीस देखे, श्रीलंका से अच्छे संबंध होने के साथ ही वो अपने धर्म के प्रचार के विचारों को प्रसारित करने के लिए राजदूत भेजा। ओके, नेक्स्ट देखिए अशोक के अभिलेख। ओके, अशोक का अभिलेख, भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने करवाया और अपने अभिलेखों के माध्यम से राज्यादेश को जारी किया, जनता को संबोधित किया अभिलेखों के माध्यम से। और ये इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन कि अशोक के स्तंभ का पता किसने लगाया, तो 1750 ईस्वी में टीफे थैलर ने और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और वो जो लिपि कौन सी थी, तो ब्राह्मणी लिपि में पढ़ा। ओके, तो देख लीजिएगा शिलालेख है, ये शिलालेख और स्तंभ लेख और गुहा लेख अभिलेख को बढ़ते हैं, जिसमें बृहद शिलालेख 14 शिलालेख है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके विषय के साथ इम्पोर्टेंट है कि पूरा रट जाइएगा। लघु शिलालेख जिसमें कहा गया है कि अशोक का नाम जो है लघु शिलालेख में मिलते हैं और अन्य सभी अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी का नाम आता है अशोक का, ठीक है। और फिर स्तंभ लेख में लघु और ये है गुफाओं में कि गुफाओं पर उत्कीर्ण किए गए गुहा लेख हैं। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अशोक के शिलालेख और उसके प्राप्ति स्थल, मतलब अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ मिले हैं और अशोक के जो शिलालेख हैं वो राजमार्गों पे स्थापित किए गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राजमार्गों पे क्वेश्चन ये आएगा कि नगर के बीच में स्थापित किए गए, मध्य में स्थापित किए गए, तो नहीं, ये राजमार्गों पर स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मानसेहरा, ओके, मानसेहरा जो है, यहाँ मानसेहरा लिखा है, मानसेहरा जो है हज़ारा में प्राप्त हुआ है, हज़ारा पाकिस्तान में। शहबाजगढ़ी जो शिलालेख है वो पेशावर में, पेशावर और हज़ारा दोनों पाकिस्तान में, दोनों याद कर लीजिएगा। कालसी जो है वो देहरादून में पाया, देहरादून उत्तराखंड। ओके, कालसी शिलालेख। गिरनार जो है वो गुजरात में पाया गया है। आप याद कर लीजिएगा कि गिरनार जो है, गिरनार शिलालेख कहाँ, तो गुजरात में। धौली तो उड़ीसा में, पूरी उड़ीसा में। जौगढ़ तो गंजाम जिला उड़ीसा में पाया गया। ओके, सोपारा जो है थाने महाराष्ट्र में है। मास्की रायचूर कर्नाटक में। अब इधर देखिए कि भाबरू जो है वो बैराट राजस्थान में। बैराट ऐतिहासिक स्थल है, इसको ध्यान रखिएगा, वो इतिहास में बहुत बार आते हैं। राजस्थान, भाबरू राजस्थान में। अहरौरा मिर्ज़ापुर में। अहरौरा शिलालेख कहाँ मिला है, तो मिर्ज़ापुर में। जटिंग रामेश्वरम ये कर्नाटक, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है। रामेश्वरम ये कर्नाटक में। फिर सासाराम ये बिहार में। राजुल मंडगिरी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कुरनूल आंध्र प्रदेश। गोबीमठ ये भी आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोबीमठ कहाँ, तो मैसूर में। और एरगुड्डी जो है वो कर्नाटक, ये कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे देखिए, और सारोमोरो जो है मध्य प्रदेश में है। सारोमोरो अभिलेख कहाँ मिला है, तो मध्य प्रदेश में। नटूर सन्नाटी जो है वो कर्नाटक में। नट्टूर या सन्नाटी ये दोनों हैं।
तो कहाँ मिला है? कर्नाटक में मिला है। उदकोलम जो है जहाँ पे अशोक का नाम मिलता है तो बेल्लारी कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी जो है मैसूर में मिला है, ब्रह्मगिरी शिलालेख। फिर गुर्जर दतिया मध्य प्रदेश में मिला है। मास्की रायचूर कर्नाटक में मिला है। सुपारा थाने महाराष्ट्र में। ओके, तो ये प्लेस के साथ आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। ओके, अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये प्लेस कहाँ कहाँ है, आपको बताएं। ये धौली है, धौली है, जौगढ़ है, स्वर्णगिरी है, एरागुडी है और मास्की यहाँ पे बताए ना, गोभी मठ जो मैसूर में था, ये मास्की है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये मास्की है। सोपारा जो महाराष्ट्र बोले, फिर ये गिरनार हो गया, सांची हो गया, रूपनाथ हो गया, मगध, ये जो यहाँ पे पाटलिपुत्र ये राजधानी है। ओके, और फिर दिल्ली इंद्रप्रस्थ हो गया, टोपारा हो गया, कालसी है, ये अहरौरा हो गया जो यूपी में है, सारनाथ हो गया, कौशाम्बी, रूपनाथ। फिर यहाँ पे देख लीजिए क्या है, हीरात है, काबुल है, शहबाजगढ़ी जो अभी आपको बताए थे शहबाजगढ़ी है, कंधार है, तक्षशिला, मानसेरा। तो ये मैप को आप ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और दीजिएगा कि सतीपुत्र, केरल पुत्र, पांड्य और चोल अशोक के साम्राज्य में नहीं था शामिल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर ये पूर्वोत्तर भारत नहीं था। ओके, नेपाल नहीं था, भूटान नहीं था, तो ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि अशोक के शिलालेख में वर्णित विषय वस्तु, मतलब पहले शिलालेख में आखिर क्या है, 14 शिलालेख मिले हैं, बृहद शिलालेख। तो पहला पॉइंट है, इसको रटिएगा। पहला शिलालेख में है ये पशु बलि की निंदा, और इसमें यह भी कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं। ओके, और दूसरे में है कि पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी कार्य, चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरल पुत्र किसको बोलते हैं? तो चेर को बोलते हैं, इसकी चर्चा है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि पड़ोसी राज्यों का वर्णन किस में किया गया है? तो दूसरे में किया गया है। ओके, तीसरे शिलालेख में क्या है? राजकीय अधिकारी जो बताए ना कि धर्म, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेगा? तो युक्त है, रज्जुक है, प्रादेशिक नियुक्ति करता और हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश देता। चौथे शिलालेख में क्या है? तो धर्माचरण, भेरी नाथ द्वारा धम्म घोष। ओके, ठीक है, भेरी नाथ द्वारा धम्म घोष, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा, मतलब कि भेरी घोष मतलब किसी क्षेत्र को सैन्य विजय के आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक विजय के आधार पर करना, ये चौथे शिलालेख में लिखा गया है। ठीक है, कि सैन्य के आधार पर हम विजय नहीं करेंगे बल्कि अपने स्वभाव के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा हम उस क्षेत्र पर अधिकार करेंगे। ओके, तो सांस्कृतिक विजय उसी को कहते हैं। फिर 5वें शिलालेख में कहा गया है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति। क्वेश्चन ये आता है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति किस शिलालेख में है? तो 5वें में है। और मौर्यकालीन समाज और वन व्यवस्था का भी वर्णन किया गया। 6ठे शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई कि कैसे आत्मनियंत्रण किया जाता है और आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। ठीक है, और 7वें पॉइंट में देखिए कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई, क्योंकि मौर्य काल में सभी जो शासक थे वो सभी अलग अलग धर्मों से संबंधित थे और सभी धर्मों का अपना अस्तित्व था। मौर्य काल में सभी को संरक्षण दिया गया था, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे यही है कि सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की बात की गई थी। यहाँ पे सभी धर्मों के प्रति भेदभाव नहीं किया जाता था। फिर 8वें में है कि सम्राट की धम्म यात्रा का उल्लेख है, जो आपको हम बताए थे, क्रम और बोध गया के भ्रमण का उल्लेख है। 9वें में है धम्म समारोह की चर्चा है, सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है कि क्या करना चाहिए। 10वें शिलालेख में लिखा है कि अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के बारे में सोचे, प्रजा के लिए जो हित में हो वही कार्य करें, प्रजा हितकर हो। 11वें शिलालेख में है कि धम्म नीति की चर्चा की गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे ये जो 14 शिलालेख है ये सब इम्पोर्टेंट है, विषय वस्तु के साथ रटिएगा आप, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन इसी से बनते हैं। फिर 12वें शिलालेख में है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना, स्त्री महामात्र की चर्चा। आप समझे कि स्त्री मतलब कि यहाँ पे है
कि स्त्रियों को भी प्रशासन में भागीदारी थी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी थी, यानी कि स्त्रियों की स्थिति इस काल में अच्छी थी। ओके, 13वें शिलालेख जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाली आठविक जातियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। 14वां शिलालेख जो है वो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया कि अभी धार्मिक, जनता को कहा कि अभी धार्मिक जीवन जियो, ठीक है, और नैतिकता का पालन करो। और नेक्स्ट देखिए, दूसरा है कि अशोक के सभी जो अभिलेख हैं वो प्रशासनिक है, किंतु रुमेनदेई अभिलेख जो है वो सबसे छोटा है और आर्थिक विषय से संबंधित है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभलेख जो हैं वो रानी का अभिलेख कहलाता है, और इसमें जो रानी है कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। कारुबाकी, इनके पुत्र जो हैं तीवर हैं। और फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा के स्तंभलेख दिल्ली में मंगवाए। इलाहाबाद स्तंभलेख जो पहले कौशाम्बी था, अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद किले में स्थापित किया गया। ओके, अशोक का शारेकोना कंधार शिलालेख। अब यहाँ पे देखिए, बाबरू शिलालेख जिसमें धम्म का उल्लेख किया गया है। ओके, और धौली तथा जौगड़ अभिलेख, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। सभी मनुष्य मेरी संतानें किसमें हैं? तो धौली तथा जौगड़ अभिलेख में। अशोक के सभी जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में हैं और लिपि ब्राह्मणी का प्रयोग किया गया है। ठीक है। सहबाजगढ़ी और मानसेरा जो है वो अभिलेख जो है उसकी लिपि जो है खरोष्टी में है। तक्षशिला और लंगमान से जो अभिलेख मिले हैं उसकी जो लिपि है अरामीक है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नॉलेज के पर्पज से भी कि D.R. भंडारकर केवल अभिलेखों के माध्यम से अशोक का इतिहास लिखा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे है दीघ स्तंभलेख, जो देख लीजिए कि दिल्ली और टोपरा स्तंभलेख है, मेरठ दिल्ली स्तंभलेख है, इलाहाबाद स्तंभलेख है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख है, जो ये भी बिहार में, रामपुरवा जो है ये भी बिहार में स्तंभलेख है। ओके, अशोक के स्तंभों में उत्कीर्णित जो प्रमुख आकृतियां हैं वो क्या क्या हैं, तो ध्यान रखिएगा, मिलान करने के लिए आता है। बासाड़ जो स्तंभलेख हैं उस पर सिंह है, संकिशा हाथी गज, रामपुरवा जो है उस पर साड़ है, और लौरिया नंदनगढ़ जो है उस पर सिंह है, और सांची जो है उस पर 4 सिंह हैं, और सारनाथ पे सिंह की आकृति है। ओके, अब देखिए अशोक का उत्तराधिकारी। 232 BC में अशोक की मृत्यु हो गई। एक लघु स्तंभलेख में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और एक जो है वो दशरथ है, एक जो शासक आते हैं दशरथ हैं, जो कहा जाता है कि ये अशोक के पौत्र थे यानी पोता थे। और जो दशरथ के बारे में जो उल्लेख मिलता है, जैसे ये पुत्र तीवर जो हैं इनके जो उल्लेख मिलता है वो स्तंभलेख में मिलता है, केवल स्तंभलेख में। कि दशरथ जो पौत्र हैं ये पुरातात्विक मिलते हैं, जैसे कि नागार्जुन पहाड़ी पे जो गुफा बनाए हैं तो वहाँ पे भी, और साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं। 8 वर्षों तक शासन किया, देवानाम प्रिय की उपाधि धारण किए। ठीक है, बिहार के गया जिले में नागार्जुन पहाड़ी पे आजीविक संप्रदायों के लिए गुफा बनाया। ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ कि उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसकी हत्या कर दी गई और मौर्य वंश का अंत कर दिया गया। ठीक है, नागार्जुन पहाड़ी पे जो गुफा का निर्माण किया गया गोपी गुफा था, और भी 2 नाम हैं जो मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा बता दी हूँ मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, फिर भी देख लीजिए, आपको जैसे कि मेंस के क्वेश्चन में भी आते हैं लिखने के लिए, तो आप इससे सहायता लेके लिख सकते हैं, और टफ क्वेश्चन बनाना हो तो यहीं से आते हैं। तो देख लेते हैं। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पहले में सम्राट होता था, प्रांत के जो अधिकारी होते थे कुमार होते थे, जो पुत्र होते थे, जो राजवंशों से संबंधित होते थे। मंडल प्रांत को विभाजित करते, जैसे प्रांत को जो है ना वो कहते थे चक्र। ओके, मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा जाता था।
प्रांत का भी डिवीज़न हुआ, जिसको प्रांत का जो डिवीज़न हुआ वो मंडल में हुआ, जिसके प्रधान प्रदेष्टा या समस्थानिक, ये समस्थानिक नहीं होगा, स्थानिक होगा। ओके, ये रॉन्ग थोड़ा सा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, स्थानिक हो गया। ठीक है, मंडल को आहार या विषय में विभाजित किया गया। इसके जो प्रमुख हैं वो विषयपति हैं और विषयपति हैं, और एक स्थानिक होगा। यहाँ पे दो बार यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं अगले वीडियो में सुधार कर दूँगी। फिर यहाँ पे जो आहार और विषय, इसका डिवीज़न जो है वो स्थानीय में हुआ है, जिसमें 800 ग्राम होते हैं, और द्रोणमुख में 400 ग्राम, और खारवटिक में, ये सीरीज वाइज याद कर लीजिएगा कि केंद्र है, प्रांत है, मंडल है, आहार या विषय है, स्थानीय है, द्रोणमुख है, खारवटिक है, संग्रहण है और ग्राम है। ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर टफ क्वेश्चन बनाना हो तो ये सीरीज वाइज आ सकता है। संग्रहण को खारवटिक के ऊपर दे दे या द्रोणमुख को सबसे नीचे दे दे, तो ये जरूरी है। और सबसे जो प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम था, और इसके जो प्रमुख होते थे ग्रामीण होते थे, जो गांव के सभी कार्यों को देखते थे, भूमि से संबंधित कार्यों को देखते थे, और इसके सहायता के लिए गोप नामक अधिकारी होता था। नेक्स्ट देखिए कि केंद्रीय प्रशासन जो था वो मौर्य काल का लोक कल्याणकारी था, लोक कल्याणकारी पर आधारित था और केंद्रित था, क्योंकि इसकी जो सैन्य प्रणाली थी, प्रशासनिक व्यवस्था जो बहुत ही मजबूत थी। कल्याणकारी का मतलब यहाँ पे होगा कि जनता के हित के बारे में कार्य करना। और कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए। जो पहला जो है वो राजा है। राजा जो होता है वो बहुत ही प्रमुख था, और राजा को एक माना गया कि वो सिर होता है, राज्य का सिर होता है। अमात्य आँख होता है, जनपद जांग होता है, दुर्ग जो है वो बाँह होता है, कोष जो है मुख है, और दंड बल सेना जो है वो मस्तक है, और मित्र जो है वो कान है। ठीक है, और यहाँ पे अर्थशास्त्र में मौर्य काल में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, और इसके जो संख्या है वो 18 बताए गए हैं, और इसके लिए महामात्र शब्द ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं। और अर्थशास्त्र में ही 26 अध्यक्षों का चर्चा किया गया, 26 अध्यक्ष। ओके, 26 अध्यक्ष का चर्चा किया गया है, और इन अधिकारियों का जो चयन होता था वो उपधा परीक्षण किया जाता था, परीक्षा लिया जाता था, जिसका नाम था उपधा परीक्षा। ओके, नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे ये सब इम्पोर्टेंट है विभाग का नाम। तो देखिए, पुरोहित जो होते थे, पुरोहित आप जानते होंगे कि ये धार्मिक कार्यों से संबंधित होंगे। तो पुरोहित जो हैं वो धर्माधिकारी होते थे और प्रधानमंत्री होते थे, जो बहुत ही प्रमुख होते थे इनका स्थान। क्या है, प्रशास्ता। प्रशास्ता जो है वो राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। सेनापति युद्ध विभाग का प्रमुख होता था। युवराज होता था वो राजा का उत्तराधिकारी होता था, जो चक्र या प्रांत पर शासन करता था, प्रतिनिधि के रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। समाहर्ता होता था। समाहर्ता के ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आया है। समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा। तो समाहर्ता जो होता था राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री होता था, और सन्निधाता जो होता था वो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा क्या होता था भैया? तो प्रदेष्टा जो होता था वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। और नायक सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। ये आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। और कर्मांतिक जो होता था उद्योगों तथा कारखानों का प्रधान होता था। कर्मांतिक मतलब कारखाने का प्रधान। कर्मांतिक नायक सेना का संचालक, नगर का रक्षा करने वाला। दंडपाल मतलब होता था सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए तीर्थ है। नागरक जो होता था नगर का प्रमुख होता था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग का रक्षक होता था। अंतपाल जो होता था सीमावर्ती, ये क्वेश्चन आ चुका है, अंतपाल तो ये सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक होता था। द्वारिक जो होता था, द्वारिक मतलब होता द्वार का जो होता है, तो राजमहल का देख रेख करने वाला। अंतर्वेशी का होता है कि सम्राट के अंगरक्षक सेना प्रधान होते थे।
ओके। और आर्टविक जो है ये इम्पोर्टेंट है, आर्टविक जो है वो वन विभाग का अध्यक्ष होता था, वन विभाग का, जिसको फॉरेस्ट बोलते हैं यहाँ पे। और मंत्री परिषद अध्यक्ष जो है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता था। अब यहाँ पे देख लीजिए, कर्मांतिक में बताई दी थी, दंडपाल जो होता है सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी, और व्यवहारिक जो है वो दीवानी न्यायालय का प्रधान। अब फौजदारी न्यायालय का प्रधान जो है वो प्रदेष्टा है, प्रदेष्टा फौजदारी का, प्रदेष्टा फौजदारी का, ये क्वेश्चन आया हुआ है मिलान करने के लिए। और व्यवहारिक जो होता था वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता है, प्रमुख न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट देखिए, अध्यक्ष जो बोले 26 अध्यक्षों का वर्णन है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था मैं वही लिखी हूँ। तो अध्यक्ष एक है पन्याध्यक्ष, पन्याध्यक्ष जो वाणिज्य विभाग से संबंधित होता था। पौतवा अध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष। सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष। मिलान करने के लिए क्वेश्चन ये सब आ चुका है। कुपिया अध्यक्ष मतलब वन और संपदा का अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष मतलब टकसाल का अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष मतलब पासपोर्ट का अध्यक्ष। नवा अध्यक्ष मतलब जहाज रानी का अध्यक्ष, मतलब जहाज वगैरह बनाए जाते थे तभी तो इसके विभाग होते थे। और विविता अध्यक्ष मतलब चारागाह का अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, और अछपटाला अध्यक्ष मतलब महालेखाकार। और यहाँ पे देख लीजिए, अब ये तो केंद्रीय प्रशासन था और उसके तीर्थ थे और अध्यक्ष थे। अब प्रांतीय प्रशासन क्या था ये देख लेते हैं। प्रांतीय प्रशासन मतलब शहर का क्या था, प्रांत का क्या था। प्रांत प्रशासन में क्या होता था कि राजा का सीधे नियंत्रण नहीं होता था, बल्कि इसके प्रतिनिधि होते थे जो राजा के द्वारा चुने जाते थे, और जिसमें कौन होते थे, कुमार होते थे या आर्यपुत्र होते थे। ओके, तो प्रांत को चक्र कहा गया। ओके, ओह सॉरी, प्रांत को चक्र कहा गया है। राजवंशीय राजकुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा शासन संचालित किया जाता था और केंद्र का सीधा नियंत्रण नहीं होता था। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि क्या केंद्र का सीधा नियंत्रण होता था प्रांत पे, तो नहीं होता था। नगर प्रशासन मेगास्थनीज, जैसा कहें कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका, उसमें लिखा है कि नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल होता था जिसमें 6 समिति बनाई गई थी और इसमें 5 पद सदस्य होते थे और सभी समिति का अलग अलग कार्य होता था, जो देख लीजिए। पहली समिति का जो कार्य होता था वो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। द्वितीय में है कि विदेशियों का देखरेख करने वाला। तृतीय में है जन्म मरण का लेखा जोखा करने वाला। चतुर्थ में है व्यापार वाणिज्य का। पंचम में है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करने वाला। और छठा जो होता था वो बिक्री कर वसूल करने वाला। ओके, तो इसे बस देख लीजिएगा। हालांकि ये इम्पोर्टेंट तो है, तो याद करना थोड़ा टफ होगा, फिर भी ध्यान रखिएगा इसको, पर इसे ज़रूर याद कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी याद कीजिएगा, पर ये थोड़ा टफ होगा, पर बार बार देखिएगा तो ध्यान रहेगा। क्योंकि क्या है ना कि क्वेश्चन टफ अगर बनाना हो तो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इससे जोड़े जाते हैं। और अब ग्राम प्रशासन देखते हैं कि ग्राम स्तर पे क्या था। केंद्र देख लिए, प्रांत देख लिए, अब ग्राम भी देख लेते हैं। तो ग्राम प्रशासन का जो अधिकारी होता था वो ग्रामनी कहलाता था। जो प्रधान होता था ग्रामनी, उसका जो कार्य होता था राजस्व संग्रह करना। ओके, राजस्व संग्रह करना, भूमि का प्रबंधन करना, सिंचाई करना। और इसके कार्यों को मतलब कि ग्रामनी को सहायता देने के लिए कौन होता था, तो गोप नामक अधिकारी होता था, ये कर्मचारी होता था। और ये गोप, ये क्वेश्चन आ चुका है कि जनगणना का कार्य कौन करता था, तो जनगणना का कार्य जो करता था वो गोप नामक अधिकारी करता था और साथ ही साथ भूमि का प्रबंध करता था। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ चुका है कि जनगणना का कार्य मौर्य काल में कौन करता था, तो गोप नामक अधिकारी करता था ग्राम स्तर पे। ठीक है, और एक और है नेक्स्ट कि साहगौरा तथा महास्थान से ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है, तो आपातकाल में जब दुर्भिक्ष आते थे, मतलब कि दुर्भिक्ष मतलब आपातकाल, हाँ आपातकाल नहीं बोलेंगे,
सूखा वगैरह आते थे दुर्भिक्ष काल में। तो क्या होता था कि जो मौर्य काल में जो अनाज रखते हो, मौर्य शासक जो अनाज रखते थे कि संकट काल में काम आएगा, तो उसी की जानकारी है सागौरा तथा महास्थान से। अब देखिए कि मौर्य प्रशासन में सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो मौर्य प्रशासन में सैन्य व्यवस्था जो थी, बड़ा साम्राज्य था, तो जाहिर सी बात है कि जो सैन्य व्यवस्था होगी वो मजबूत होगी, संगठित होगी और प्रशिक्षित होगी। ठीक है। और सेना, चाणक्य ने मौर्यों की सेना को चतुरंग बल सेना का प्रमुख भाग बताया। और इस चतुरंग बल में कौन कौन शामिल था? तो पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी और रथ सेना। ओके, ये 4 क्वेश्चन ये आ सकता है कि चतुरंग बल में कौन कौन शामिल था? तो पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ सेना। इंडिका जो मेगास्थनीज का लिखा गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास इन्होंने लिखा है कि 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और 800 रथ सेना थी। और एक चीज़ आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जस्टिन ने, जो यूनानी जो लेखक था, जस्टिन ने कहा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है वो चोरों और डाकुओं की सेना है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो न्याय व्यवस्था देख लेते हैं। अब भाई साम्राज्य इतना बड़ा था तो न्याय व्यवस्था भी बहुत उच्च कोटि की होगी। तो न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च जो न्यायाधीश होता था वो सम्राट होता था, सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय होता था और न्यायाधीश होता था। और इसके नीचे जो होता था वो ग्राम सभा न्यायालय होता था। ग्राम स्तर पर वृद्ध लोग न्याय करते थे, ग्राम स्तर पे सुनवाई होती थी। तो ये छोटे स्तर पे हुआ। उसके बाद जो होता था संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय न्यायालय और जनपद न्यायालय। ओके, तो ये डिवीजन आप थोड़ा देख लीजिएगा कि ग्राम स्तर पे भी थे, संग्रहण थे, द्रोणमुख न्यायालय थे, स्थानीय न्यायालय और जनपद न्यायालय। और यहाँ पे देख लीजिए कि अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालय की चर्चा किया गया है। क्वेश्चन ये आ चुका है कि कंटक शोधन, इतना विस्तार से तो नहीं आया है, कंटक शोधन क्या है ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कंटक शोधन जो था वो न्यायालय होते थे। धर्मस्थलीय ये भी न्यायालय होते थे। कंटक शोधन जो था वो फौजदारी न्यायालय से संबंधित होते थे और धर्मस्थलीय जो न्यायालय होते थे दीवानी कार्यों से संबंधित होते थे। दीवानी कार्य जानते हैं कि यहाँ पे विवाह और संपत्ति और अन्य उत्तराधिकारी से संबंधित होते थे। और फौजदारी जिसमें मारपीट होते हैं वो होता है फौजदारी न्यायालय। ओके, नेक्स्ट देखिए, और गुप्तचर व्यवस्था कैसी होगी। तो आप जैसा देख चुके हैं कि गुप्तचर व्यवस्था तो मजबूत होगी क्योंकि साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, विस्तृत था और साम्राज्य संगठित भी था, अस्थायित्व भी था। तो इसके लिए गुप्तचर व्यवस्था भी तो मजबूत होनी चाहिए। तो मजबूत थी। देखिए कि इसके जो विभाग के जो प्रधान होते थे वो महामात्य सर्प कहलाते थे। और जो गुप्तचर होते थे मौर्य काल में वो गूढ़ पुरुष कहलाते थे। गूढ़ मतलब छुपा हुआ, गुप्त इसको बोलते हैं गूढ़ पुरुष। ओके, और जो इसके जो अध्यक्ष होते थे, इस विभाग के जो अध्यक्ष होते थे वो सर्प महामात्य होते थे। सर्प महामात्य। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सर्प महामात्य किसे कहते हैं, गूढ़ पुरुष कौन थे या इनका कार्य क्या था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन आ चुका है, संस्था और संचरा क्या था। तो ये जो गुप्तचर होते थे 2 प्रकार के, एक होता था संस्था जो एक जगह संगठित होकर गुप्तचरी कार्य करते थे। दूसरा होता था संचरा जो संचालित होते थे, दूसरे जगह जा जाकर अपने गुप्तचरी का कार्य करते थे। ठीक है। शांति व्यवस्था तथा अपराधों को साम्राज्य में नियंत्रित करने के लिए तथा रोकने के लिए पुलिस होती थी। और अर्थशास्त्र में पुलिस को रक्षिण कहा गया है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि रक्षिण कौन था, तो पुलिस था। ओके, अब यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं कि सामाजिक व्यवस्था क्या हो सकता है। तो समाज में क्या हो सकते हैं, दास थे उस समय, महिला पुरुष, फिर जो वर्णन किया गया है उसकी बात मैं कर रही हूँ कि जैसे कि यहाँ सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कहाँ मिलता है, अर्थशास्त्र में रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इंडिका, अशोक का अभिलेख। ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, पाटलिपुत्र में वो रहा था। तो जो चीज़ वो अपना आंखों देखा, हाल देखा
और वैसा ही वर्णन किया और कह दिया ये कि जो समाज, भारतीय जो समाज है वो 7 जातियों में विभाजित है। ठीक है, तो अब देखिए सामाजिक व्यवस्था यहाँ पे आ गया कि यहाँ क्या था, 7 जातियों में विभाजित था। यहाँ किसान, कारीगर व शिल्पी, अहीर, निरीक्षक, सभासद, दार्शनिक, सैनिक, ये याद कर लीजिएगा कि 7 जाति कौन था। तो क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें से कौन सी जाति नहीं थी 7 जातियों में। ओके, और हाँ एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि 7 जातियों में सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो किसान वर्ग की थी, और किसान वर्ग खेती करते थे क्योंकि जो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी। तो यहाँ पे ये देखना है कि मेगास्थनीज तथा स्ट्रैबो ने कहा कि दास प्रथा नहीं थी। मौर्य काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी तो वहाँ दास प्रथा नहीं थी, पर कौटिल्य ने कहा कि नहीं, कौटिल्य ने कहा कि दास प्रथा थी, दास तो थे, वो भी 9 प्रकार के थे और दासों को कृषि कार्यों में लगाया जाता था। अशोक के अभिलेख में भी दासों की चर्चा की गई है। ठीक है, दासों का मतलब ये कर्मकारों की चर्चा की गई है। तो इससे पुष्टि होता है कि दास प्रथा थे, अशोक के अभिलेख भी कहते हैं कि कर्मकार थे। ओके, और कृषि कार्य जो होते थे वो दासों के द्वारा संचालित किए जाते थे। और ये दास कौन होते थे, तो युद्ध में जो अपोजिट वाले जो सैनिक होते थे वो पकड़ाते थे, उसे दास बना दिया जाता था। अब स्त्रियों की स्थिति, समाज में स्त्री भी थी, तो क्या चल रहा था स्त्री की स्थिति, तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि महामात्र में स्त्रियां भी नियुक्त होती थी, तो यानी कि उनको प्रशासन में भागीदारी दिया गया, तो यानी कि जॉब दिया गया, तो जॉब दिया गया तो उनकी स्थिति अच्छी होगी। तो यहाँ पे है कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, पुनर्विवाह भी होता था, पुनर्विवाह होता था, नियोग प्रथा थी, मतलब जिनके हस्बैंड मर गए तो जो स्त्री रहती थी तो वो अपने देवर से विवाह करती थी पुत्र प्राप्ति के लिए। ओके, और प्रशासन में भागीदारी थी स्त्रियों की, जैसा मैं कह चुकी हूँ कि अशोक के अभिलेख में लिखा है। और मोक्ष लेने का अधिकार था, स्त्री और पुरुष को मोक्ष लेने का अधिकार होता था। यहाँ पे मोक्ष का तात्पर्य है कि अर्थशास्त्र में मोक्ष को तलाक, ओके सॉरी, तलाक कहा गया। ओके, तलाक कहा गया, मोक्ष को तलाक कहा गया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि अर्थशास्त्र में या मौर्य काल में मोक्ष क्या था, तो तलाक था एक। फिर इनके कार्यों को निरीक्षण करने वाले यहाँ, अच्छा यहाँ पे है कि विधवा विवाह प्रचलित था, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि विधवाओं का विवाह भी होता था। ओके, विधवा विवाह भी होता था, वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी, और इन वेश्याओं को रूपजीवा कहा जाता था। और ये जो कार्य होता था वो राजकीय संरक्षण में होता था, मतलब राज्य प्रश्रय देता था इन सभी को। इनके कार्यों को निरीक्षण करने वाले जो अधिकारी होते थे वो गणिका अध्यक्ष होते थे। तो क्वेश्चन ये आएगा, गणिका अध्यक्ष का क्या कार्य होता था। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कि सती, ये मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन जो था वो नहीं था, परंतु कुछ यूनानी लेखक ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में सैनिक की जो स्त्री थी वो सती होने का उल्लेख मिला है। मतलब उन्होंने कहा कि पश्चिम भारत में जो सैनिकों की जो स्त्री होती थी वो सती होती थी, परंतु 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में प्रथम बार जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं एरन अभिलेख में सती प्रथा का, तो इस काल में मिला है, मौर्य काल में। और यहाँ पे अब देखिए कि धार्मिक व्यवस्था क्या थी, तो धार्मिक व्यवस्था मौर्य काल में धर्म व्यवस्था क्या होगी, तो मौर्य काल इतना संगठित था, पैसे भी बहुत थे, राजस्व बहुत आते थे, 1/6 आते थे, तो धार्मिक व्यवस्था, सब काम सही से होंगे तो धर्म भी तो सही होगा, मन शांत था तो धार्मिक कार्य भी किया जाता था। तो वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म प्रमुख थे इस काल में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, ये मतलब किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। कर्नाटक में जाकर इन्होंने संथारापत्ति से अपने प्राण को त्यागा। ओके, संथारापद्धति ये जैन धर्म से संबंधित है, उपवास के माध्यम से अपने प्राण को त्यागना, ये होता है संथारापद्धति। और बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे, और अशोक जो थे वो पहले ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे, शिव के उपासक थे, और बाद में ये बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। ओके, तो ये तीनों याद कर लीजिएगा, मिलान करने के लिए आएगा।
अन्य धर्मों के प्रति उनकी सहिष्णुता नीति थी। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया, इसलिए तो राजकीय संरक्षण होने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे अधिकार अपने अधिकारियों को विभिन्न देशों में भेजा धर्म प्रचार के लिए। इसीलिए जो धर्म है, बौद्ध धर्म जो है वो अन्य देशों में भी पुष्पित और पल्वित हुआ। अब यहाँ देखिए कि मौर्य काल में देव मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और देव मूर्तियाँ कैसी बनाई जो जाती थी वो स्थानीय लोगों के द्वारा बनाई जाती थी, जिसे कहते थे देवताकारों किसे कहते थे? जो देव मूर्तियाँ बनाते थे। अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया। ओके, और ये इम्पोर्टेंट है ये वाला कि मेगास्थनीज जो था वो धार्मिक व्यवस्था में डायनोसियस को शिव से, डायनोसियस मतलब शिव, और हेराक्लीज मतलब विष्णु से पहचान कराई कि विष्णु कौन, हेराक्लीज कौन थे भारत में? तो विष्णु थे। और डायनोसियस कौन थे? तो शिव थे। ओके, और अब ये अर्थव्यवस्था देखिए। तो अर्थव्यवस्था आपको पता है कि इतने बड़े साम्राज्य में अर्थव्यवस्था कैसी हो सकती है, तो आपको पहले बता चुके हैं कि ये कृषि पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था जो थी वो 3 स्तंभ थे। एक कृषि थी, दूसरा पशुपालन और उद्योग थे, और तीसरा वाणिज्य और व्यापार थे, जिसे अर्थशास्त्र में वार्ता कहा गया है। वार्ता, तो वार्ता किसे कहा गया? तो कृषि को, पशुपालन और उद्योग को, व्यापार वाणिज्य को। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? तो सीताध्यक्ष कहलाता है। क्वेश्चन ये आ चुका है, सीताध्यक्ष कौन होता था और ये सीता क्या होता था? तो राजकीय भूमि से होने वाला आय को कहते थे सीता, और सीताध्यक्ष ये व्यवस्था करने वाला। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भूमि का उल्लेख करता है। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के उल्लेख करता है। ये है कृष्ट मतलब जुती हुई खेत या भूमि, आकृष्ट बिना जुती हुई, और स्थल यानी कि ऊंची भूमि का जिक्र करता है। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को अदेव मात्रक कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि अदेव मात्रक जो है वो क्या था? तो बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहते हैं। राजकीय आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर होता था, जो बेसिक्स था, और साथ ही साथ वनकर था, और सेतु कर यानी सिंचाई कर होता था, जो राज्य की ओर से लिया जाता था। और यहाँ पे शब्दावली है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या इसमें भी पूछ चुका है क्वेश्चन। सीता अध्यक्ष जो राजकीय सीता जो होता था वो राजकीय भूमि से होने वाला आय होता था। भाग जो होता था उपज का हिस्सा होता था। प्रवेश्य आयात कर, निष्क्राम में मतलब निर्यात कर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि प्रणव क्या था। ये सीता तो पूछ चुका है कि सीता क्या था, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए, प्रवेश मतलब तो आयात होता है, आ रहा है। निष्क्राम मतलब जा रहा है। निर्यात, भाग तो पता है आपको कि उपज होता है, हिस्सा होता है। प्रणय, ये क्वेश्चन फंसा सकता है कि प्रणय जो था वो क्या था? तो आपातकालीन कर होता था जो राज्य की ओर से लगाया जाता था। हिरण्य क्या होता था? हिरण्य का मतलब ही होता है नकद कर के रूप में, तो नकद कर लिया जाता था। सेतुबंध बता दिए कि सेतुबंध सिंचाई, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करता था और उसके एवज में कर लेता था। यह वृष्टि आय, इसमें क्वेश्चन पूछ चुका है कि वृष्टि तो निःशुल्क श्रम करना और बेकार करना वृष्टि होता है। वृष्टि। क्षेत्रक तो भूस्वामी को कहा जाता था, और उपवास जो होता था वो काश्तकार को कहा जाता था। ये चाणक्य ने कहा है ये कि उपवास किसको कहते हैं? काश्तकार को, और क्षेत्रक भूस्वामी को। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे देखिए कि इतने बड़े साम्राज्य था तो क्या क्या था? उद्योग थे। तो उद्योग ये थे कि सूत काटना था, बुनना था, और साथ ही साथ पन्यादक जो बोले थे, ये जहाज रानी, ये यहाँ पे जहाज का भी निर्माण होता था। ओके, और व्यापार वाणिज्य में देखिए कि व्यापार वाणिज्य होते थे आंतरिक होते थे और बाह्य होते थे। बाह्य किससे होता था? तो रोम से होता था, सीरिया, फारस और पश्चिमी देश से होता था। ओके, और जो बाह्य देशों के लिए जो व्यापार के लिए जो बंदरगाह थे वो यहाँ ये और ये ताम्रलिप्ति थे। ओके, ताम्रलिप्ति अब तो दिखा चुके हैं, ये ताम्रलिप्ति था बंगाल, और ये भृगुकुच गुजरात।
ये पश्चिमी बंदरगाह हो गया कि पश्चिमी साइड, ओके। ये हो गया गुजरात, ओके। तो ये इधर हो गया, भेगू कच्छ इधर से गया और ये ताम्रलिप्त इधर से गया, ओके। और आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन कौन होते थे? तो आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी, तोशली होता था। तोशली नया जो प्रांत बना था, तोशली, कलिंग का तोशली। एग्रोनोमोई कौन था? तो ये क्वेश्चन आ चुका है। एग्रोनोमोई कौन था? तो राजमार्ग अधिकारी जो मार्ग का निर्माण करता था। व्यापार शुल्क कौन कौन थे? तो देख लीजिए कि बाह्य होता था, जो बाह्य शुल्क होता था वो स्वदेश में उत्पन्न होने वाला वस्तु पर लगाया जाता था। अभ्यंतर, ये क्वेश्चन आ सकता है। अभ्यंतर राजधानी में लिया जाने वाला कर। अधिक विदेशी वस्तुओं पर लिया जाने वाला कर। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये देख लीजिए। ये मौर्योत्तर काल में भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि मौर्योत्तर काल में व्यापार और वाणिज्य बहुत ही संगठित था और विस्तार हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए कि व्यापारिक संगठन था ये। श्रेणी किसको कहते हैं? निगम किसको कहते हैं? संघ किसको कहते हैं? सार्थवा, सार्थवा क्वेश्चन आ चुका है। तो किसको कहते हैं? तो श्रेणी कहते हैं शिल्पी का संगठन करने वाला। किसको कहते हैं? शिल्पी का संगठन करने वाले को श्रेणी कहते हैं। निगम किसको कहते हैं? तो व्यापारी संगठन को। संघ किसको कहते हैं? तो देनदारों या महाजनों का संगठन होता था। सार्थवा जो क्वेश्चन आ चुका है, सार्थवा होता था कारवा व्यापारियों का प्रमुख होता था, जो अनाज से संबंधित होता था, ओके। और यहाँ पे देखिए कि मुद्राएं क्या क्या होती थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुद्राएं देखिए, मौर्यकालीन मुद्रा, जैसे मौर्य काल की जो राजकीय मुद्रा होती थी वो पन्न होता था, पन्न, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। कशार्पण, कशार्पण, पन्न और धारण मुद्रा, ये जो होता था वो चांदी की होती थी। सुवर्ण और निष्क सोना का होता था। यहाँ सेना लिखा है, यहाँ पे सोना होगा, तो सोना का होता था। माशक या कांकनी, कांकनी जो होता था वो तांबे का सिक्का होता था, ठीक है। कांकनी तांबे का सिक्का। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है कि मौर्यों की राजकीय मुद्रा पन्न होती थी और अधिकारियों में जो मुद्राएं दी जाती थी, मतलब वेतन दिए जाते थे, उसमें बहुत असमानता थी। कहीं उच्च अधिकारी को 48,000 पन्न दिया जाता था और किसी को 60 पन्न दिया जाता था, तो बहुत ही असमानताएं थी, ओके। और मुद्राओं का जो परीक्षण करने वाला जो अधिकारी होता था वो कहलाता था रूपदर्शक। ये क्वेश्चन आ चुका है कि रूपदर्शक कौन कहलाता था? तो मुद्राओं का परीक्षण करने वाला। गणिकाध्यक्ष जो बता चुके हैं, गणिकाध्यक्ष कौन था? मयूर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मयूर पर्वत, मयूर पर्वत ये अलग अलग है, मयूर है, पर्वत है, अर्धचंद्र छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य काल की मान्य मुद्राएं थी। आहत यानी कि ठप्पा मार वाली मुद्रा होती थी, ओके। और यहाँ पे देखिए कला और स्थापत्य, तो मौर्य काल में कला और स्थापत्य का जो विकास हुआ वो राजाओं के द्वारा भी हुआ, राजरक्षकों के द्वारा, और स्थानीय कारीगरों के द्वारा। स्थानीय कारीगरों में कहेंगे कि मूर्तियाँ बनाई गई, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई, मिट्टी के खिलौने बनाए गए, ओके। और सर्वप्रथम यहाँ पे है कि सर्वप्रथम स्थापत्य में पाषाण का प्रयोग हुआ, स्तूप, गुहा, स्तंभ का निर्माण किया गया। और मौर्य काल की स्थापत्य और कला की विशेषता क्या थी कि पत्थरों का प्रयोग पहली बार हुआ, पाषाण का प्रयोग, चमकदार पॉलिश का प्रयोग हुआ, ओपदार पॉलिश का प्रयोग, भवन निर्माण में लकड़ी का प्रयोग हुआ, क्योंकि मगध क्षेत्र में लकड़ी बहुत मिलते थे, ओके। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 आकृतियाँ अशोककालीन मूर्तियों कला का बेहतर नमूना है, जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ओके। और ये लास्ट है कि मौर्य काल का पतन कब हुआ? तो 185 BC में पतन हो गया। और अंतिम जो शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग, इनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो इनके सेनापति थे, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या कर दी गई और एक विशाल साम्राज्य का पतन हो गया, तो ठीक है। और ये साम्राज्य का पतन हो गया और ये आज का सेशन समाप्त हुआ।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं मौर्योत्तर काल से संबंधित मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन लाऊंगी और मौर्योत्तर काल स्टार्ट करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें दोस्तों को। ओके, थैंक यू।